सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी कर प्रणाली में वास्तविक करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के प्रावधान किए जाते हैं। राजस्व के हितों की रक्षा के लिए और संरक्षण के लिए भी इन प्रावधानों की आवश्यकता होती है। टैक्स की चोरी करने वालों को वास्तविक करदाताओं की अपेक्षा अधिक लाभ मिल जाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के विकल्पों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थिति में तथा एक अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए तथा कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के प्रावधानों को प्रत्येक वाद में लागू करना अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 67 से सेक्शन 72 तक एवं रूल 139 से रूल 141 तक के प्रावधान जीएसटी रिजीम के अंतर्गत इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के प्रावधानों से संबंधित हैं तथा माल को कन्फिस्केट करने की शक्ति सेक्शन 67 के सबसेक्शन 6 के साथ साथ सेक्शन 130 के अंतर्गत प्रदान की गई है। हम सेक्शन 67 के सबसेक्शन 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर को दी गई शक्ति और उसके बाद जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 122 तथा सेक्शन 130 के अंतर्गत कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा इस विषय पर जीएसटी एक्ट के प्रावधानों को समझने का प्रयास किया गया है, जिन्हें आप सभी के समक्ष विचार हेतु रख रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या उसमें कोई आपका सुझाव हो तो उस गलती या उस सुझाव से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इस वीडियो को क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों एवं साथी एडवोकेट्स आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया ब्लॉग का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम दिए गए विषय के संबंध में विचार करेंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि इस विषय पर कानून की ठीक से जानकारी प्राप्त की जा सके। इंस्पेक्शन करने की शक्ति एवं इंस्पेक्शन के लिए आदेश किन परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं, इसका वर्णन सेक्शन 66 में दिया गया है। जहां कोई प्रॉपर ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर से नीचे का पदाधिकारी नहीं है, उसे यह विश्वास करने का कारण है कि क्लॉज ए किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा गुड्स या सर्विस या स्टॉक इन हैंड से संबंधित किसी व्यवहार को छुपाया गया है या इस अधिनियम के तहत एलिजिबल आईटीसी से अधिक आईटीसी का दावा किया गया है या इस एक्ट या रूल्स के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कर प्रवंचन में लिप्त है। क्लॉज बी माल के ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए किसी व्यक्ति या वेयर हाउस या गोदाम के मालिक या मालिक के पास कोई माल है जो कर के भुगतान से बच गया है या अपने खातों को इस प्रकार रखा गया है जिससे इस अधिनियम के तहत टैक्स चोरी की संभावना है, वह सेंट्रल टैक्स के किसी अधिकारी को किसी टैक्सेबल पर्सन के व्यापार स्थान या माल के ट्रांसपोर्टेशन में लगे किसी व्यक्ति या वेयर हाउस या गोदाम के मालिक या किसी संचालक के व्यवसाय के निरीक्षण के लिए लिखित में अधिकृत कर सकता है। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 107 के अनुसार टैक्सेबल पर्सन का अर्थ है वह व्यक्ति जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या जो सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति होने पर ही किया जा सकता है। कोई अधिकारी
जो जॉइंट कमिश्नर से कम रैंक का नहीं है उसके द्वारा ऐसे इंस्पेक्शन के लिए तभी अधिकृत किया जा सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कोई कार्य किया गया है। क्लॉज ए, गुड्स या सर्विस के किसी संव्यवहार को छिपाया गया है। क्लॉज बी, स्टॉक इन हैंड को छिपाया गया है। क्लॉज सी, अधिक आईटीसी का दावा किया गया है। क्लॉज डी, टैक्स की चोरी के उद्देश्य से सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट या उसके रूल्स का वायलेशन किया गया है। क्लॉज ई, किसी ट्रांसपोर्टर द्वारा या किसी वेयर हाउस के मालिक या ऑपरेटर द्वारा या किसी गोदाम के मालिक या ऑपरेटर द्वारा उन वस्तुओं को रखा गया है जिनके पेमेंट से बचा जा सके या माल या हिसाब को इस प्रकार रखा गया है जिससे टैक्स की चोरी की संभावना है। इस प्रकार ऑथराइजेशन किसी सीजीएसटी या एसजीएसटी के अधिकारी को किसी टैक्सेबल पर्सन के व्यापार स्थल के किसी भी स्थान का इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जा सकता है। रूल 139 के सब रूल 1 में कहा गया है कि जहां प्रॉपर ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सेक्शन 67 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यापार स्थल या किसी अन्य स्थान का इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर किया जाना आवश्यक है, वह प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म GST INS 01 में इस प्रकार का ऑथराइजेशन जारी करेगा, जो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी प्लेस, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या थिंग्स जिसका कन्फिस्केशन किया जा सकता हो ऐसा करने के लिए अधिकृत करेगा। इस प्रकार GST INS 01 में किसी ऐसे माल या दस्तावेज या बुक्स की इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के लिए ऑथराइज किया जा सकता है जिसका कन्फिस्केशन किया जा सकता हो। अर्थात सर्च एंड सीजर किसी अधिकारी के लिए पहला कदम होता है तथा कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स दूसरा अर्थात अल्टीमेट कदम होता है। अब सेक्शन 67 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर की पावर्स को डिफाइन किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। इस प्रकार जहां प्रॉपर ऑफिसर जो कि जॉइंट कमिश्नर से नीचे का रैंक का नहीं है, ऐसा अधिकारी या तो सेक्शन 67(1) के अंतर्गत किए गए इंस्पेक्शन के अनुसार यह विश्वास करने का कारण पाता है कि किसी सामान को कन्फिस्केट किया जाना या किसी दस्तावेज या किताबों को कन्फिस्केट किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत उपयोगी होगा, उन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है, वह सीजीएसटी के किसी अधिकारी को इंस्पेक्शन एंड सीजर के लिए लिखित में अधिकृत कर सकता है या वह स्वयं भी ऐसे गुड्स या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स या थिंग्स को सर्च एंड सीज कर सकता है। रूल 139 का सब रूल 2 यह कहता है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट या बुक्स या थिंग्स को सेक्शन 67 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीज करना आवश्यक हो, वहां प्रॉपर ऑफिसर द्वारा उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को फॉर्म GST INS 02 में उसको सीज करने का आदेश दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी माल के मालिक को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की परमिशन के बिना उस माल को ना तो हटाएगा और ना ही अन्यथा रूप से उस माल के साथ किसी प्रकार डील करेगा। इस प्रकार का ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन किसी अधिकारी द्वारा फॉर्म GST INS 03 में दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या थिंग्स को सीज करने वाले किसी अधिकारी द्वारा ऐसे सीज किए गए मालों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ माल का विवरण,
मात्रा, यूनिट, मार्का, मॉडल आदि नोट किया जाएगा। इस सूची में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे जिसके पास से ऐसे माल को सीज किया गया है। इस प्रकार फिर से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीजर ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स या बुक्स धारा 67 के अंतर्गत पहला कदम होता है तथा गुड्स या डॉक्यूमेंट्स को कन्फिस्केट करना दूसरा अल्टीमेट कदम होता है। इस प्रकार यदि जब्त किए गए माल की सूची ऊपर उल्लेख की गई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा इस अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत नोटिस या आदेश जारी की गई है। कोई भी कार्यवाही उस मेरी राय से अवैध एवं शून्य होगी, क्योंकि ऐसे नोटिस या आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 67 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीज किए गए माल को प्रोविजनल रूप से टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देकर या सिक्योरिटी देकर या बॉन्ड भरकर छोड़ा जा सकता है। रूल 140 के अनुसार सीज गुड्स को फॉर्म GST INS 04 में माल के मूल्य के बराबर धनराशि का बॉन्ड भरकर तथा टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के बराबर बैंक गारंटी देकर प्रोविजनल रूप से छोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब इंस्पेक्शन या सर्च के दौरान प्रॉपर ऑफिसर ने भौतिक रूप से स्टॉक लिया है तथा ऐसे मालों का एक लिस्ट तैयार की है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस टैक्सेबल पर्सन द्वारा बनाए गए स्टॉक रजिस्टर से उसके द्वारा ली गई स्टॉक सूची का सत्यापन करेगा। यदि प्रॉपर ऑफिसर यह पाता है कि स्टॉक में कोई अंतर है या करयोग्य व्यक्ति किसी भी कारण स्टॉक रजिस्टर या खातों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस माल को सीज कर लेगा तथा इस प्रकार से सीज किए गए माल को सेक्शन 67 के सबसेक्शन 6 के प्रावधानों के अनुसार छोड़ा जा सकता है। अब हम सेक्शन 67 के सबसेक्शन 6 को ध्यानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस सबसेक्शन के दो भाग हैं। नंबर फर्स्ट, सबसेक्शन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीज किए गए माल को एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके या सिक्योरिटी देकर प्रोविजनल रूप से छोड़ा जा सकता है। नंबर सेकंड, सबसेक्शन के तहत सीज किए गए माल को उस माल पर लागू टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के भुगतान करने पर रिलीज किया जा सकता है। सीजर ऑफ गुड्स तथा कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के अंतर को गूगल द्वारा निम्न प्रकार समझाया गया है। सीजर ऑफ गुड्स का मतलब है कि विभाग द्वारा वस्तु का एक्चुअल पोजीशन ले लेना। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पाए जाने पर कि माल का कन्फिस्केशन किए जाने योग्य है, तभी उस माल को सीज किया जा सकता है तथा प्रॉपर एडजुडिकेशन के बाद ही माल को कन्फिस्केशन करके या कन्फिस्केशन करना एक अंतिम कार्य होता है। मेरी निजी राय है कि प्रॉपर ऑफिसर ऐसे ही माल को सीज कर सकता है जो कि इस सूची में तैयार किए गए सामानों की सूची में हो। इसके अलावा यदि माल को एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके तथा सिक्योरिटी प्रस्तुत करके प्रोविजनल बेसिस पर छोड़ दिया जाता है, तब प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 130 के क्लॉज सेकंड के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि इस सबसेक्शन के तहत सीज किए गए माल को उस माल पर लागू टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का भुगतान करके रिलीज कर दिया जाता है, तो सेक्शन 130 की क्लॉज सेकंड के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी माल को कन्फिस्केट करना एक अंतिम कार्य होता है जो कि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा प्रॉपर एडजुडिकेशन के बाद ही किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि इस प्रकार सीज किए गए माल की सूची तैयार करना सेक्शन 130 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम सेक्शन 129 के प्रावधानों पर भी विचार करेंगे।
सेक्शन 129 के सबसेक्शन 1 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति किसी माल के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल का परिवहन करता है, तो ऐसे माल या वाहन जो कि उस माल को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो ऐसे माल या वाहन को डिटेन या सीज किया जा सकता है तथा इस प्रकार डिटेन या सीज किए गए माल को निम्न आधारों पर छोड़ा जा सकता है। क्लॉज ए, ऐसे माल पर लागू कर के भुगतान एवं ऐसे माल पर दिए कर के बराबर पेनल्टी के भुगतान पर। क्लॉज बी, ऐसे माल पर लागू कर एवं माल के मूल्य में से देय कर की धनराशि घटाने के बाद प्राप्त धनराशि के 50% के बराबर पेनल्टी के भुगतान पर। सेक्शन 129 के सबसेक्शन 2 के अनुसार सेक्शन 67 की सबसेक्शन 6 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के सहित माल एवं वाहनों के डिटेंशन और सीजर के संबंध में लागू होंगे। इसके अलावा सेक्शन 129 के सबसेक्शन 6 के अनुसार जहां किसी माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति या माल का मालिक ऐसी डिटेंशन या सीजर के 7 दिन के भीतर टैक्स और पेनल्टी की धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आगे की कार्यवाही धारा 130 के प्रावधानों के अनुसार होगी। इसके अलावा इस अधिनियम के सेक्शन 126 के अनुसार प्रॉपर ऑफिसर पर यह सिद्ध करने का दायित्व आता है कि कर योग्य व्यक्ति का कर से बचने का इरादा था। सेक्शन 130 की क्लॉज सेकंड के प्रावधानों को यहाँ रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, कृपया इसका अवलोकन करने का कष्ट करें। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 130 के अनुसार यदि माल जिस पर कर दायित्व बनता है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता है, तब वह माल तथा वाहन दोनों सेक्शन 130 के क्लॉज सेकंड के अनुसार कन्फिस्केट किए जाने योग्य होगा तथा वह व्यक्ति सेक्शन 122 के अनुसार अर्थदंड का भी भागी होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेक्शन 122 में अर्थदंड शब्द का ही प्रयोग इस सेक्शन में किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर ऑफिसर द्वारा तैयार की गई माल की इन्वेंट्री का स्टॉक रजिस्टर से वेरिफिकेशन किया जाना। प्रॉपर ऑफिसर द्वारा उचित जांच के बाद ही सेक्शन 130 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जा सकती है। यदि जांच के बाद प्रॉपर ऑफिसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कर योग्य व्यक्ति के पास उन वस्तुओं का हिसाब किताब नहीं है जिन वस्तुओं पर उसकी टैक्स लायबिलिटी है, तो प्रॉपर ऑफिसर निम्न 2 एक्शंस में से कोई एक एक्शन शुरू कर सकता है। एक्शन ए, टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एक्शन बी, टू कन्फिस्केट गुड्स अंडर सेक्शन 130 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड टू स्टार्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122। अब हम पहले विकल्प के बारे में विचार करेंगे, अर्थात टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक एंटी इवेजन टीम है और उस एंटी इवेजन टीम द्वारा मिस्टर ए के बिजनेस प्रेमिसेस पर सर्च की जाती है। उक्त टीम ने पाया कि व्यापार स्थल पर 20 लाख रुपए का माल अधिक है तथा 5 लाख रुपए का माल कम है। वास्तव में वह व्यक्ति कर योग्य माल की एंट्री स्टॉक रजिस्टर में करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इस उदाहरण में 2 सिनेरियो हैं। ए, माल अधिक माल पाया जाना, बी, माल कम मात्रा में पाया जाना। अब हम सिनेरियो ए, जब माल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस संबंध में विचार करेंगे। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 के प्रावधान कर योग्य व्यक्ति पर एक प्रकार का कानूनी दायित्व पैदा करते हैं कि जिन वस्तुओं को अकाउंट फॉर नहीं किया गया है, प्रॉपर ऑफिसर उन पर टैक्स की राशि का निर्धारण करेगा जैसे कि उस माल की सप्लाई कर दी गई है, तथा
सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के प्रावधान टैक्स के निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 एवं सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 की क्लॉज एच के प्रावधानों का यहाँ अध्ययन करने का कष्ट करें। सिनेरियो बी, जब माल कम मात्रा में पाया जाता है। इस सिनेरियो में सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए और उक्त करयोग्य व्यक्ति रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। परंतु सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 के प्रावधान इस बिंदु पर कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। इस सेक्शन में मात्र यह कहा गया है कि सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के प्रावधान टैक्स के निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त सिनेरियो में डिस्कस किया गया है कि एंटी इविजन टीम ने सर्च के दौरान एंटी इविजन टीम द्वारा पाया गया कि 20 लाख का माल अधिक है और 5 लाख का माल कम है। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 के प्रावधान उक्त करयोग्य व्यक्ति पर एक लीगल फिक्शन पैदा करते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर उन वस्तुओं पर जिन वस्तुओं पर को अकाउंट फॉर नहीं किया गया है देय कर का निर्धारण करेगा कि उन वस्तुओं या सर्विस की सप्लाई कर उस व्यक्ति द्वारा कर दी गई है। यह वह स्थिति होती है जब माल बिजनेस प्रेमिसेस पर पाया गया था और कानूनी कल्पना के अनुसार प्रॉपर ऑफिसर ऐसे माल पर देय कर की राशि का निर्धारण करेगा। इसके अलावा जब वह करयोग्य व्यक्ति उन माल को बेचेगा तो वह फिर से टैक्स की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ है कि डबल टैक्सेशन। उपरोक्त सिनेरियो में एंटी इविजन टीम को यदि माल कम पाया जाता है तो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के प्रावधान लागू होने चाहिए, लेकिन सेक्शन 36 के सबसेक्शन 6 के प्रावधान इस बिंदु पर मौन हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 के प्रावधान यह भी कहते हैं कि ऐसे कर निर्धारण के लिए सेक्शन 73 एंड 74 के प्रावधान जैसा भी मामला हो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सेक्शन 73 के अनुसार प्रॉपर ऑफिसर को जब यह प्रतीत होता है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है तो प्रॉपर ऑफिसर जो टैक्स नहीं दिया गया है या कम दिया गया है उसका निर्धारण करेगा। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। धारा 73 एंड 74 के प्रावधान जैसा भी मामला हो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इस प्रकार सेक्शन 35(6) के प्रावधान प्रॉपर ऑफिसर को सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत अर्थदंड लगाने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं। उपरोक्त सिनेरियो में मान लीजिए कि करयोग्य व्यक्ति मिस्टर ए सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत कंपाउंड स्कीम के अंतर्गत टैक्स का भुगतान कर रहा है। ऐसे मामले में सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 का कंबाइंड रीडिंग करना आवश्यक है। इस प्रकार सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 की कंबाइंड रीडिंग करने से स्पष्ट हो जाता है कि लेजिस्लेचर द्वारा सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 में अमुक स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि provisions of section 73 और section 74 shall mutatis mutandis apply for determination of tax and penalty। इस प्रकार केवल सेक्शन 10 के अंतर्गत आने वाले मामलों में टैक्स एंड पेनल्टी दोनों का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि
सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 के अंतर्गत केवल इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि provisions of section 73 and 74 as the case may be shall mutatis mutandis apply for determination of tax only। अब हम एक्शन बी के संबंध में विचार करेंगे, अर्थात CGST एक्ट के सेक्शन 130 के अंतर्गत कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड टू स्टार्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122। सेक्शन 130 की क्लॉज सेकंड के अंतर्गत किसी कर योग्य व्यक्ति को अकाउंट फॉर नहीं करने पर धारा 130 के अंतर्गत माल एवं वाहन को कन्फिस्केट करने का प्रावधान किया गया है। कृपया यह बात ध्यान से सुनें कि इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि वह कर योग्य व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, अर्थात सेक्शन 130 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर टैक्स का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि क्या इस आधार पर कि माल की एंट्री खातों में नहीं की गई है, उस माल को कन्फिस्केट करने तथा पेनल्टी लगाने के लिए मीन्स रिया की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि लेजिस्लेचर ने सेक्शन 130 की क्लॉज फर्स्ट और सेक्शन 130 की क्लॉज फोर्थ के प्रावधानों में मीन्स रिया को शामिल किया गया है, लेकिन लेजिस्लेचर ने सेक्शन 130 की क्लॉज सेकंड एंड 130 की क्लॉज थर्ड के प्रावधानों में इसे शामिल नहीं किया है। इसलिए सेक्शन 35 के सबसेक्शन 6 सह पठित रूल 56 के अनुसार माल की एंट्री खातों में नहीं की गई है, तब सेक्शन 122 एंड 130 के प्रावधान लागू होंगे। कानून का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि imposition of penalty is not automatic. Penalty proceedings are quasi-criminal in nature. GST एक्ट के सेक्शन 126 के प्रावधान जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी से संबंधित हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अधिकारी माइनर ब्रीच ऑफ टैक्स रेगुलेशंस या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के आधार पर अर्थदंड आरोपित नहीं करेगा, और विशेष रूप से डॉक्यूमेंटेशन में किसी चूक या गलती से कि जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है तथा जो कि बिना फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या ग्रॉस नेग्लिजेंस के बिना की गई है। धारा 126 के प्रावधान कहते हैं कि इस धारा के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दंड या तो फिक्स अमाउंट है या फिक्स्ड परसेंटेज है। अब प्रश्न यह उठता है कि कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के प्रावधान अनिवार्य हैं अर्थात कंपलसरी हैं या ऑप्शनल हैं। मेरे विचार से सेक्शन 130 के प्रावधान एक्सट्रीम स्टेप हैं, इन्हें हर स्थिति में लागू करने की मंशा नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान ऑप्शनल नेचर के होने चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेक्शन 67 के 6 में विचार प्रस्तुत किया गया है कि यदि माल को टैक्स ब्याज और अर्थदंड जमा करके छोड़ा जाता है तो धारा 130 के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए। सेक्शन 130 में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। कृपया इन चेंजेस का अवलोकन करने की कृपा करें। सेक्शन 67 के सबसेक्शन 10 के प्रावधानों के अनुसार सर्च एंड सीजर को CRPC 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। मान लीजिए कि एक कर योग्य व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि उसके परिसर में पाया गया स्टॉक उसके हिसाब किताब एवं स्टॉक रजिस्टर के अनुरूप है तथा स्टॉक की इन्वेंट्री लेने में कुछ गलती हो गई है। इसका मतलब यह है कि वह कर योग्य व्यक्ति स्टॉक में अंतर को स्वीकार नहीं करता है। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद मैसर्स श्री नंदिनी दाल मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर
DGGST and others writ petition number 5192 of 2020 and WMP नंबर 6135 of 2020 में प्रतिपादित सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया इनका अवलोकन करने का कष्ट करें। अंत में मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया मेरा अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद सहित।